लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की वोटिंग खत्म हुई और एक बड़ा अपडेट आपको देते हैं। यूपी की 14 सीटों पर 5 बजे तक का अपडेट 55.80% वोटिंग। मोहनलालगंज में शाम 5 बजे तक 60.10% वोटिंग हुई है। अमेठी की बात करें तो यहां पर 52.68% वोटिंग। रायबरेली में 56.26%, जालौन में 53.73%, तो कौशाम्बी में 50.65%। केसरगंज में शाम 5 बजे तक का आंकड़ा तकरीबन 54% मतदान। वहीं गोंडा में 50% से ज्यादा मतदान हो गया। शाम 5 बजे का यह आंकड़ा। लखनऊ की बात करें तो तकरीबन 50% मतदान लखनऊ में और बाराबंकी में तकरीबन 65% वोटिंग हो गई। झांसी में यह आंकड़ा 61% के पार, तो फतेहपुर में तकरीबन 55% मतदान। फैजाबाद में शाम 5 बजे तक 57% से ज्यादा वोटिंग, तो बांदा में यह आंकड़ा 57% के पार। हमीरपुर में तकरीबन 58% वोटिंग। तो ये अलग अलग लोकसभा क्षेत्र का आंकड़ा। केसरगंज से संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो लखनऊ से रवि। सबसे पहले रवि आपका रुख करेंगे। फिलहाल 50% के लगभग तक आंकड़ा इस वक्त आ रहा है लखनऊ लोकसभा क्षेत्र का हमारे पास। जी बिल्कुल। लखनऊ समेत 14 लोकसभा क्षेत्रों के हाँ। लिए ये पूरा मतदान हो रहा है और अभी भी अगर हम बात करें तो 6 बजे तक का मतदान का समय था, लेकिन अभी भी तमाम सारे ऐसे मतदाता हैं जो कि बूथों पर पहुंचे हुए हैं और अभी भी मतदान पड़ रहा है। यानी कि 6 बजे के बाद जो एंट्री है वो तो नहीं हो सकती, लेकिन जी। पहले से जो मतदाता पहुंचे हुए हैं वो फिलहाल हाँ। अभी वोट दे रहे हैं। करीब 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 6 बज चुके हैं और लेकिन अगर हम बात करें तो पूरे प्रतिशत की, तो करीब 5 बजे तक का जो पूरा प्रतिशत यानी आंकड़ा सामने आया है वो करीब 55.80% ये पूरा जो प्रतिशत आया है कि जो पूरा 14 लोकसभा क्षेत्रों को लेकर जो पूरा जो मतदान हुआ है जी। वो करीब 55.80% है मतदान हुआ। हालांकि गर्मी बहुत थी, लेकिन कुछ जगहों पर जो मतदान प्रतिशत है वो करीब 60% के करीब करीब पहुंच गया। और हालांकि अभी अगर हम 1 घंटे की बात करें तो 1 घंटे में कुछ और प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि जिस तरीके से भीषण गर्मी थी उससे ये माना जा रहा था कि कुछ जो प्रतिशत है वो जरूर बढ़ना चाहिए। उसके लिए हाँ। लगातार प्रयास भी किए थे। हालांकि दिन के वक्त बहुत ज्यादा गर्मी थी जिसकी वजह से जो मतदाताओं का जो रुझान कम देखने को मिला। हालांकि सुबह और शाम के वक्त में काफी मतदाता हैं वो बढ़ चढ़कर इस पूरे लोकतंत्र के पर्व में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। फिलहाल अभी भी कुछ मतदाता ऐसे जो हैं वो पहुंचे हुए हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के जी। लिए। और जाहिर है कि जो तैयारियां थी वो भी पूरी मुकम्मल थी। हालांकि गर्मी का थोड़ा असर जरूर देखने को मिला है, लेकिन फिलहाल जो अगर बात करें तो करीब 55.80% है मतदान वो अभी तक यानी 5 बजे तक का जो जारी किया गया है वो अभी इतना हुआ है। फिलहाल अभी 1 घंटे का जो और मतदान प्रतिशत है वो भी माना जा रहा है कि कुछ ना कुछ थोड़ा और बढ़ेगा। देखना होगा कि अभी कितना मतदान प्रतिशत जरूर निकल कर बिल्कुल आता है, लेकिन देखना कहीं होगा 5 अब चरणों का जो कितना मतदान और है वो इम्प्रूव आज। होता है मतदान प्रतिशत। रवि बने रहेगा हमारे साथ। केसरगंज का रुख करते हैं, संजय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी संजय, एक अपडेट आपसे चाहेंगे अभी तक के वोटिंग परसेंटेज की। जी बिल्कुल। देखिए विवेक, मैं आपको बता दूं कि सुबह 7 बजे से लेकर के और 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया लगातार अनवरत जारी रही है। ऐसे में साफ तौर पे कहा जा सकता है कि तकरीबन 45 डिग्री सेल्सियस के तापमान को झेलते हुए जितने भी मतदाता थे उन्होंने कतार लगा करके और अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। सबसे अच्छी बात यह है कि पूरे कैसरगंज के 5 विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी ऐसी घटना सामने अप्रिय नहीं आई है जिसको लेकर के और कुछ कुछ कहा जा सके। लेकिन अगर हम मतदान प्रतिशत की बात करें तो तकरीबन 54% मतदान यानी 53.93% मतदान जो है वो कैसरगंज में हो गया है। हालांकि अभी भी 7 बजे जो फाइनल रिपोर्ट जो आएगी उसमें कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे एक आध प्रतिशत अभी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि जितने भी पोलिंग बूथ है सभी पोलिंग बूथों पर जो है अभी भी मतदाताओं की कतारें देखी जा रही है। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे जी। हैं। वजह ये है पिछले तकरीबन 3 घंटे लोग जो है घरों से बाहर नहीं निकले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो अभी भी वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हो सकता है। और संजय, केसरगंज वैसे भी काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ पर सबकी नज़रें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि आखिर जिस प्रकार से शुरुआत से ही चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह रहे हो या उनके बेटे को टिकट दिया गया हो करण भूषण सिंह को, सबकी नज़रें इसी बात की ओर है कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह अपने इस गढ़ को बचा पाएंगे। निकल के सामने आता है। हम्म। लगातार अगर मैं अधिकारियों की बात करूं तो चाहे वो जिलाधिकारी हो या पुलिस अधीक्षक हो, सभी लोग जो है वो इलाके में भ्रमणशील रहे हैं। इसी का नतीजा देखने को मिल रहा है कि कहीं भी अप्रिय घटना नहीं घटी है और लगातार शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। जी
बिल्कुल बिल्कुल, ये एक अच्छी खबर है या किसी भी प्रकार की छिटपुट घटनाएं हों वो देखने को नहीं मिली हैं। लेकिन एक वर्चस्व की लड़ाई है संजय, कहीं ना कहीं केसरगंज में जो कहानी इतनी आसान नहीं है। तो जमीन पर क्या कुछ नजर आ रहा है? ब्रजभूषण शरण सिंह पूरी तरह से एक छाप छोड़ पाए, भले अपने लड़के के लिए वोट मांग रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं वर्चस्व तो उन्हीं का काम आएगा। निश्चित तौर पर देखिए, मैं आपको बताऊं कि ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार 6 बार के सांसद, यानी तकरीबन 30 साल उन्होंने सक्रिय राजनीति की है। और पहली बार ऐसा मौका ऐसा हुआ है जब वो राजनीति में नहीं है, यानी उनके दोनों पुत्र, छोटे पुत्र जो है वो विधायक हो चुके हैं, बड़े पुत्र विधायक हो चुके हैं, माफ कीजिएगा, और छोटे पुत्र को जो है वो टिकट मिला हुआ है जिसपे वो दावेदारी ठोके हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि करण भूषण की अगर हम बात करें तो उनको अपने पिता की भी साख बचानी है, उनको खुद की भी साख बचानी है, क्योंकि पहली बार वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और निश्चित तौर पर ऐसे समय पर चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं जब बिल्कुल कांटे की टक्कर देखी जा रही है। दूसरे प्रत्याशी जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं भगत राम मिश्रा और करण भूषण के बीच अगर पूरी तरीके से कांटे की टक्कर देखी जा रही है। हम लोग अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो निश्चित तौर पे जितने भी तकरीबन 43-44 पोलिंग बूथों पे हम लोगों ने ग्राउंड जीरो पे जाकर के रिपोर्टिंग की है, सभी जगहों पर कांटे की टक्कर देखी गई है। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम 4 लाख से अधिक वोटों से जीतेंगे, लेकिन निश्चित तौर पे अगर उनके पुत्र उनकी साख अगर बचा पाते हैं तो निश्चित तौर पर यह उनके लिए बहुत गर्व की बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से क्षेत्र में एक अलग सा माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से लोगों को चेहरे पर मायूसी देखी जा रही है, ये उम्मीद किया जा रहा था कि तकरीबन मतदान प्रतिशत इस बार शायद 60% से ऊपर जाएगा, लेकिन जिस तरीके से मतदान प्रतिशत गिरा है, ऐसे में 54% का जो मतदान है वो होना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि सत्ता पक्ष का जो भी सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसको नुकसान होता है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या करण भूषण अपनी सीट को बचा पाते हैं, क्या वो अपने पिता के दाव को साख को वो बचा पाते हैं। सबसे बड़ा ये चुनौती होगा उनके सामने। बिल्कुल, तो ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। रवि भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हालांकि रवि, घटता और बढ़ता वोटिंग परसेंटेज एक अलग परसेप्शन बनाता है और बीते विधानसभा चुनाव ने इस बात को भी अलग किया। पहले यही कहा जाता था कि ये जो घटता हुआ मतदान प्रतिशत है ये बताता है कि सरकार को हटाना है, लेकिन बीते विधानसभा चुनाव में तो कुछ अलग हुआ। तो इस बार भी समीक्षक यही कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में भी इस धारणा को कहीं ना कहीं वापस से ये धारणा बदल सकती है, ये घटते और बढ़ते मतदान प्रतिशत की। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव को लेकर जो पूरी तैयारी की गई थी वो पूरी तैयारी है, मुकम्मल थी। हालांकि थोड़ा सा गर्मी बहुत है और उस गर्मी का भी असर है, वो कह सकते हैं कि इस पूरे मतदान के समय में जरूर पड़ा होगा, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज्यादा है, 40 डिग्री के पार तापमान हो सकता है। अब अगर हम वोटिंग को उससे जोड़कर देखें तो मौसम का थोड़ा असर हो सकता है, लेकिन अभी भी जो लोग हैं वो अभी मतदान करके निकल रहे हैं, यानी कि 6 बजे तक का मतदान का समय जरूर था, लेकिन जो लोग पहले से ही वो अंदर जा चुके होते हैं उनको मतदान करने का मौका मिलता है, लेकिन 6 बजे के बाद जो लोग वहां जाते हैं उनको नहीं अंदर जाने का मौका मिलता है। एक तो ये, और दूसरा अगर हम बात करें तो जिस तरीके से जो पूरा चुनाव था, उस चुनाव को लेकर जाहिर है कि पक्ष विपक्ष की जरूर अपनी तरफ से बयानबाजी है या जो लोग बयानबाजी है वो जरूर किए जाते हैं, लेकिन जनता पूरी तरह साइलेंट तौर पे वोट करती है। और जिस तरीके से पूरा चुनाव रहा है, चाहे पूरे पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें, उसके पहले निकाय चुनाव या बाकी चुनाव की बात करें, तो लोकसभा चुनाव है 10 साल से जो बीजेपी सहयोगी दलों के साथ एनडीए की सरकार चल रही है और 10 साल पूरे कर लिए हैं। अब ये जो 2024 का लोकसभा चुनाव, इसको लेकर जब पक्ष विपक्ष सबकी अपनी अपनी ताकतें जो कहें कि ताकत की आजमाइश। जी बिल्कुल बिल्कुल, सही कहा आपने, सभी ताकतें अपनी ओर से जनता से सिर्फ और सिर्फ मत ही मांग रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रवि, आपका भी, संजय आपका भी धन्यवाद तमाम अपडेट हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो आज 5वें चरण का मतदान अब खत्म हो चुका है। सिर्फ उन्हीं मतदाताओं को अब मतदान करने का अवसर मिलेगा जो मतदान स्थल यानी कि उस प्रांगण में मौजूद थे। तो देखिए, आज 5th फेज का चुनाव है। अब इसमें जो लोकसभा क्षेत्र शामिल हैं, इसमें कई सारे हाई प्रोफाइल लोकसभा क्षेत्र हैं, जिसमें अमेठी का नाम है, रायबरेली का नाम है, केसरगंज सीट है, लखनऊ सीट है और मोहनलालगंज भी सीट है। तो ये वो तमाम लोकसभा क्षेत्र हैं। फिलहाल अगर लड़ाई की बात करें, जिस प्रकार से जनता भी नजर बनाए हुए है कि अमेठी और रायबरेली में आखिर क्या होगा। राहुल गांधी जो परंपरागत तौर पर अमेठी से ही चुनाव लड़ते अभी तक आए थे, वो सीट बदलकर रायबरेली पहुंच गए और रायबरेली में भी जिस प्रकार से उनकी मां और कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जो एक भावुक अपील की थी जनता के लिए कि मैं अपना बेटा
आपको सौंप रही हूं। तो उस भावनात्मक अपील का असर रायबरेली के लोगों पर कितना पड़ेगा, क्योंकि रायबरेली वो सीट थी जिसे 2019 में कांग्रेस ने जीता था और ये उत्तर प्रदेश में बहुत ही कांग्रेस की भी अब साख दांव पर है, क्योंकि अमेठी सीट 2019 में कांग्रेस हार गई थी और इस बार अमेठी सीट राहुल गांधी वहां से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वहां से कांग्रेस पार्टी के केएल शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी कैंडिडेट 2014, 2019 और अगेन 2024 में एक ही हैं, स्मृति ईरानी। 2014 में स्मृति ईरानी को अमेठी में हार मिलती है, वो डटी रहीं और 2019 में उन्होंने कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले अमेठी का किला धराशायी किया और वहां पर भाजपा का झंडा लहरा दिया। इसके बाद माना यह जा रहा था कि राहुल गांधी अमेठी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और राहुल गांधी ने सीट चुनी वायनाड के बाद रायबरेली, जहां से उनकी माताजी यानी कि सोनिया गांधी लगातार चुनाव लड़ती आई थी और लगातार जीतती भी आई थी। इस बार राहुल गांधी रायबरेली सीट से लड़ना है। बात अगर केसरगंज की करते हैं तो यहां से करण भूषण सिंह के सामने एक बड़ी चुनौती है, न केवल अपने पिता के वर्चस्व को बरकरार रखने की, बल्कि उनके पिता ब्रजभूषण शरण सिंह पर भी बड़ी चुनौती है कि क्या वो केसरगंज सीट को सेफ रख पाएंगे और इस सीट पर क्या ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार से आने वाले उनके यानी कि लड़के जीत दर्ज कर पाएंगे। तो यहाँ भी एक वर्चस्व की लड़ाई है। लखनऊ सीट पर भारतीय जनता पार्टी खासी मजबूत बताई जा रही है, क्योंकि यहाँ से नो डाउट राजनाथ सिंह एक काफी मजबूत चेहरे हैं, देश के रक्षा मंत्री भी हैं, निर्विवाद छवि है। भारतीय जनता पार्टी में राजनाथ सिंह का कद क्या है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर करेगा लखनऊ सीट। और जिस प्रकार से योगी सरकार लगातार काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं राजधानी की जो सीट है लखनऊ, इसे बीजेपी जरूर जीत सकती है। बहरहाल अभी वोटिंग प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर खत्म हो चुकी है, लेकिन जो मतदान प्रांगण में मतदाता मौजूद हैं वो अपनी वोटिंग को कर पाएंगे। तो आज तमाम हस्तियों ने भी अपने मत का प्रयोग किया और लगातार तमाम अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो फैजाबाद में शाम 5 बजे तक 57% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। बांदा में यह आंकड़ा 57.61% है। तो हमीरपुर में तकरीबन 58% मतदान हो चुका है। तो अमेठी में तकरीबन 53% वोटिंग हो चुकी है। ये अलग अलग जगह के आंकड़े हैं। फतेहपुर की बात करें तो तकरीबन 55% वोटिंग हो चुकी है। तो फैजाबाद में तकरीबन 57% से ज्यादा वोटिंग हुई है। अलग अलग जगह का वोटिंग परसेंटेज है। ये चुनाव का दरअसल 5वां दौर है और बहुत ही महत्वपूर्ण दौर, जिसमें कई तरह की हाई प्रोफाइल सीटें शामिल हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन सीटों पर जीत आखिर किसको मिलेगी। रायबरेली हो, अमेठी हो, केसरगंज हो, ये वो क्षेत्र हैं जहां पर वर्चस्व की लड़ाई पूरी तरह से लगी हुई है। भाजपा और कांग्रेस या व्यक्तिगत लड़ाई भी आप इसे कह सकते हैं। अमेठी और रायबरेली में खास तौर से, इसमें सबसे ज्यादा नजरें रायबरेली पर है कि रायबरेली सीट राहुल गांधी गए तो हैं, लेकिन यहां पर फैसला क्या होगा ये देखना बहुत ही अहम होगा। फिलहाल ये तमाम अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों के वोटिंग परसेंटेज इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं। फैजाबाद में 57% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। यह शाम 5 बजे तक का आंकड़ा है। जब शाम 7 बजे आंकड़ा आएगा फुल एंड फाइनल, तो ये वोटिंग परसेंटेज और बढ़ेगा। अमेठी में शाम 5 बजे तक 52.68% मतदान हुआ है। और बात करें फतेहपुर की तो यहाँ पर भी वोटिंग प्रतिशत 56% से ज़्यादा है। तो ये अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों की वोटिंग परसेंटेज हैं। तो तमाम लोकसभा क्षेत्रों से ये वोटिंग परसेंटेज सामने आ रहे हैं। वर्चस्व की लड़ाई में दोनों ही पार्टियां आमने सामने हैं। 5th फेज का मतदान प्रक्रिया का समय अब खत्म हो चुका है और शाम 7 बजे
वोटिंग टर्नआउट परसेंटेज, फाइनल टर्नआउट कितना हुआ, ये सामने आएगा। तो ये चुनाव का 5वां दौर, जिसके लिए वोटिंग प्रक्रिया अब खत्म हो चुकी है। और आज के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो इसमें तमाम बड़े लोकसभा क्षेत्र में अमेठी, रायबरेली, केसरगंज, लखनऊ, मोहनलालगंज, फैजाबाद, ये वो तमाम क्षेत्र जहां पर भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के बीच वर्चस्व की लड़ाई है। तो दौर लोकसभा चुनाव का चल रहा है, ऐसे में दर्शकों की नजरें उन अधिकारियों पर भी ज्यादा रहती हैं जो इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और आपको याद होगा 2019 का दौर था, लोकसभा चुनाव के दौरान एक पीठासीन अधिकारी थी जिनका नाम था रीना द्विवेदी, जो कि पीली साड़ी वाली महिला के रूप में सोशल मीडिया पर खासा वायरल हुई थी उनकी वो तस्वीरें। अब इस बार के अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो एक लाल साड़ी पहने महिला की जो तस्वीरें हैं वो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। वायरल ये जो महिला हैं पोलिंग अधिकारी, इनका नाम है शिखा चौहान, जिनकी तस्वीरें चर्चा का विषय बनी हुई है। लखनऊ में चुनावी ड्यूटी पर तैनात शिखा चौहान लखनऊ में ही बैंक में क्लर्क हैं और पहली बार चुनाव ड्यूटी पर हैं। शिखा चौहान की लाल साड़ी पहने और हाथों में लाल चूड़ी पहने तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी। शिखा चौहान सोमवार को पीले सूट में दिखाई दी। रातों रात सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी शिखा चौहान खुद को रातों रात सोशल मीडिया पर स्टार बने जाने को कैसे देखती हैं, इस पर हमारे संवाददाता रवि कुमार ने शिखा चौहान से खास बातचीत की है। सुनवाते हैं आपको। 2019 के लोकसभा चुनाव में एक पीठासीन अधिकारी रीना द्विवेदी, जो कि पीली साड़ी वाली के रूप में बेहद फेमस हुई थी, इस बार भी एक महिला फेमस हुई है। वो भी अपनी लाल साड़ी के रूप में, हालांकि इन्होंने आज ड्रेस चेंज किया हुआ है। इनका नाम शिखा चौहान है, बैंक में कार्यरत है और इनकी चुनाव की पहली ड्यूटी है। मैम, आपकी फोटो वायरल हुई थी, क्या लगता है, क्या आपको लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, आपका कुछ अलग ही लुक था, क्या कुछ कहेंगे? वो कोइंसिडेंस कह दीजिए कि मैं जब ड्रेस अप हो रही थी तो मेरी सासू माँ ने कहा कि आप रेड पहन के जाओ, रेड दो ब्राइट कलर है तो थोड़ा अलग लगता है। तो मैंने रेड पहन लिया, वो पता नहीं कहाँ से क्लिक हो गई और इतनी वायरल हो गई। तो मैं खुद भी बड़ा बहुत हैरान हूँ, मुझे उम्मीद नहीं थी। कुछ फोन वगैरह भी आए होंगे उसके बाद से आपसे? हाँ जी, काफ़ी फ़ोन आए हैं। इनफैक्ट सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है। मेरे जितने जानने वाले हैं, जितने भी बैंक कर्मी हैं, क्योंकि मैं बैंक में भी एक्टिव हूँ यूनियन में, तो मेरे जितने भी मेंबर्स हैं, मतलब ऑल ओवर इंडिया से मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह। कैसा लग रहा है आप सोशल मीडिया पे स्टार? स्पेशल फील कर रही हूँ। इसके पहले पिछले चुनाव में जब लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें रीना द्विवेदी पीली साड़ी वाली पहन के आई थी, इस बार आप लाल साड़ी पहन के आई हैं, उसके बाद आप फेमस हुई। तो वही बात है, लखनऊ का दबदबा कायम है। वो भी लखनऊ की थी, हम भी लखनऊ की हैं। पहले पत्रकारिता से जुड़ी हुई थी? हाँ जी, मैंने बैचलर्स और मास्टर्स दोनों जर्नलिज्म से किया है। उसके बाद फिर मैंने बैंकिंग सेक्टर में स्विच कर दिया क्योंकि मेरे बैंक में सिलेक्शन हो गया था, तो मैं बैंक में हूँ तब से। अभी आप पहली चुनाव ड्यूटी पे, कैसा लग रहा है? मेरी 11 साल की बैंक की सर्विस में ये मेरी पहली चुनाव ड्यूटी थी। और मैंने मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि महिलाएं अपनी ड्यूटियाँ कटवा लेती, मैंने मतलब कहा कि मैं ड्यूटी कटवाऊंगी नहीं, और चाहे जो हो मैं जाऊँगी, ड्यूटी करने में जाऊँगी। और इतनी गर्मी थी, सब मतलब हालत तो ख़राब हो गई, लेकिन फिर भी मतलब वर्थ लग रहा है कि हाँ ठीक है, अब अच्छा फील हो रहा है, स्पेशल फील हो रहा है। बड़ी चुनौती रही कि गर्मी में इतना वोट प्रतिशत बढ़ाना, लेकिन लोग उतना नजर नहीं आ रहा। अरे शरीर का तेल निकल गया। कल 2 घंटे बस में बैठे बैठे बिल्कुल हालत खराब हो गई थी हम लोग की। लेकिन फिर होता ना कि जब आप यहाँ देखिए, क्योंकि हम सिंगल पर्सन है, लेकिन हमारे सेंटर पे 60% से प्लस वोटिंग अभी तक हो चुकी है। और मतलब सबसे हैरानी की बात ये कि महिलाएं पुरुषों के बराबर में है, मतलब बराबरी की वोटिंग चल रही है बिल्कुल। तो सोशल मीडिया पर इस तरह रातों रात स्टार बन गई है, कैसा लग रहा है घर परिवार के लोग? मैं बहुत खुश हूँ। मेरे ससुराल वाले बड़े मतलब वो है कि भाभी तो वायरल होगी, मेरे सारे देवर मैसेजेस कर रहे हैं भाभी वायरल हो गई हैं, तो इसीलिए मतलब स्पेशल फील हो रहा है। सोचा था कभी ऐसा इस तरीके से अचानक से आपको इतनी ख्याति मिली? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि इलेक्शन ड्यूटी में मैं वायरल हो जाऊंगी, मतलब एक ड्रेस और फोटोज आ जाएंगी ऐसी सोशल मीडिया पर, ये मेरे को उम्मीद नहीं थी बिल्कुल। सपना देखा है आपने कुछ आगे भविष्य? नहीं, ऐसा कोई सपना नहीं है, मतलब जॉब चल रही है, उसी में अपना यूनियन का है, चल रहा है वही, ऐसा कोई
मतलब वैसा नहीं है कोई ऐसा सपना स्पेशल। आपके परिचित के लोग भी फोन कर रहे होंगे, आपके दोस्त फोन कर रहे होंगे आपके साथ? जी जी जी, कई लोग फ़ोन कर रहे हैं, तो अब वही है कि अभी तो फिलहाल किसी को रिप्लाई दे नहीं सकती, लेकिन जब मैं फ्री हो जाऊंगी तो मैं सबको रिप्लाई दूंगी। धन्यवाद। शिखा चौहान है और बिल्कुल ही रातों रात जो उनकी जो तस्वीरें हैं वो लाल साड़ी के साथ में वायरल हुई थी और जिसके बाद से अब इनको तमाम सारे लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बधाइयों के संदेश हो रहे हैं। उनको भी शायद उम्मीद थी कि जो पहली जो इनकी चुनाव में ड्यूटी लगी हुई उसके दौरान ये इतनी ज़्यादा वायरल हो जाएंगी। प्रमुख के साथ रवि कुमार, इंडिया ऑल जगताऊ। और हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। ब्रजेश हमारे साथ ललितपुर से जुड़ रहे हैं, अनिल अयोध्या से जुड़ चुके हैं और आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं जालौन से। सबसे पहले ब्रजेश आपके पास आना चाहूँगा, फिलहाल एक वोटिंग परसेंटेज की जानकारी भी हमारे दर्शकों को दीजिए। अभी क्या ताज़ा अपडेट है वोटिंग परसेंटेज का? बता दूं कि अभी तक मतदान प्रक्रिया जो है समाप्त हो चुकी है, लेकिन अभी तक लगभग 1 घंटे जी पहले का जी 5% अभी तक वोटिंग का जो आंकड़ा अभी तक सामने आया है। और आप हाँ सबसे बड़ी बात बताऊं कि ललितपुर के 3 गांव जो ऐसे हैं जो 100% पूर्ण मतदान जिनमें हुआ है, जिसमें जिला प्रशासन ने वहां की जो मतदाता है मतदाता को सम्मानित भी किया है। आपको बता जी दें जी कि ये जी सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो ग्रामीणों में मतदान के प्रति उत्साह देखने को मिला, इसमें कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की अहम भूमिका है। आपको बताएं कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन लगातार पिछले कई दिनों से यहाँ की जो मातृ भाषा जो बुंदेली भाषा है उसी भाषा में लगातार तमाम प्रकार के आमंत्रण निमंत्रण और जो नृत्य है और जो बुंदेली जितने भी कार्यक्रम के माध्यम से जो है ग्रामीणों को और आम जनता को मतदान के प्रति जागरूक कर रहा था। जी बिल्कुल बिल्कुल। और वोटिंग परसेंटेज की भी अगर हम बात करते हैं झांसी की, तो ओवरऑल 61.18% अभी सामने आ रहा है, यानी कि ये बढ़कर हम मान के चलें तकरीबन 65% या इससे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज होगा फाइनल टर्नआउट में। ये बिल्कुल विवेक जी, आपको बताऊं कि ललितपुर जो लोकसभा झांसी और ललितपुर एक ही विधान लोकसभा है, जिसमें ललितपुर हमेशा से ही मतदान के तौर पर अधिक मतदान जी जी में जी रहता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अब जालौन का रुख करते हैं, आशीष भी हमारे साथ बने हुए हैं। जी आशीष, एक अभी क्या चुनावी अपडेट मिल रही है वोटिंग परसेंटेज की सबसे पहले? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अगर हम जालौन की बात करें तो जालौन में 5 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज हुआ 53% था और लगभग 6 बजे तक लगभग अंदाजा लगाया जा रहा है कि 60 से 61% जो है वो परसेंटेज वोटेज जो पहुंच चुका होगा। आपको बता दें लगातार प्रशासन ने वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए थे। मॉडल बूथों को बनाया गया था। मेरे पीछे आप देखते हैं एक मॉडल बूथ जो है वहां खड़े हैं। यहाँ पर पानी की व्यवस्था कराई गई थी। इसके अलावा जो बैठने की छाया की व्यवस्था कराई गई थी। लोगों को वेलकम करने के लिए वहां पर जो वृद्ध थी, महिलाएं थी, उनको ले जाने के दिव्यांगों के लिए रैंप बनाए गए थे। निश्चित तौर पर जिला प्रशासन का एक अच्छा खासा प्रयास था ताकि वोटिंग प्रतिशत है वो बढ़ सके, ताकि एक सुरक्षित सरकार जो है वो चुनी जा सके। जी बिल्कुल बिल्कुल। और एक फाइनल टर्नआउट अगर हम समझे तो अभी कितना परसेंटेज तक जा सकता है 7 बजे तक जब हमें फाइनल आंकड़ा मिलेगा? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि जो निर्वाचन आयोग की तरफ से 6 बजे तक वोटिंग होनी थी वो 6 बज चुके हैं और वोटिंग जो है वो समाप्त हो चुकी है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो सभी क्षेत्र ओवरऑल मिला के 61 से 62% जो है वो जालौन मतदान जा सकता है। एक वोट प्रतिशत जो है बढ़ा हुआ हो सकता है। निश्चित तौर पर अगर वोट प्रतिशत बढ़ता है तो एक सुरक्षित सरकार चुनने में लोगों को काफी सहायता मिलती है। कुछ लोग जो है हमारे साथ मौजूद, अगर आप कहें तो मैं उनसे बात करूँ। जी जी बिल्कुल, बात कीजिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। इस बार वोटिंग प्रतिशत को लेकर क्या लगता है, किस तरीके वोटिंग प्रतिशत प्रशासन ने जो प्रयास किए हैं कितना प्रतिशत बढ़ा, कैसे बढ़ा होगा? ये जो प्रशासन के द्वारा जो मॉडल बूथ बनाए गए थे उसमें चाहे वृद्धजन हो चाहे विकलांग हो, जितने भी लोग थे उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की थी, इसलिए इतनी गर्मियों में लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर मतदान किया है और लगभग जो है 60 और 61% इन बूथों में जो मॉडल बूथ है इन पर जो है वोटिंग हुई है। हमारे साथ और भी लोगों से बात करनी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है धीरज सिंह। और अगर बात करें प्रशासन की व्यवस्थाओं की, जिस तरीके से वोटिंग प्रतिशत जो है इस बार बढ़ के सामने आ रहा है, अभी तक 5 बजे तक 53% था, लगभग 60 या 65 के लगभग अंदाजा लगाया जा रहा है। क्या लगता है आपको किस तरीके से वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा तो फायदा सरकार चुनने में कितनी आसानी पैदा होगी? निश्चित ही अगर वोट प्रतिशत से बढ़ेगा तो निश्चित ही और लोगों को मौका मिलेगा और इससे सरकार चुनने का और जो फैसला होगा जनता का वो कहीं ना कहीं 6 बच्चों का है वोटिंग खत्म हो चुकी है। क्या लगता है आपको इस बार सरकार चुनी गई होगी, लोगों ने किन मुद्दों पर सरकार चुनी होगी? जनता इस बार कुछ चुनाव लड़ रही थी, वो परिवर्तन करना चाह रही थी। निश्चित
जो 4 जून को नतीजे आएंगे वो कहीं ना कहीं परिवर्तन की लहर चलिए, और लोग हैं, क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम है सौरभ यादव संतू, समाजवादी पार्टी से प्रदेश सचिव हैं। अच्छा, आप नेता हैं आप, क्या लगता है इस बार चुनाव किस तरीके से? इस बार चुनाव बदलाव की ओर जा रहा है। जनता, जनपद जालौन की जनता, जालौन भोगनीपुर की करौटा की जनता बदलाव चाह रही है। चलिए, वो तो 4 जून के नतीजे आप निश्चित तौर पर आपने देखा कि ये लोग जी, जी। जनता बदलाव, जनता चुनाव लड़ रही है, किसी का कहना है कि कोई वो तो 4 जून के नतीजे सामने आएंगे कि चुनाव देखा जाएगा कौन जो चुन के दिल्ली लोकसभा पहुंचता है। जी चलिए, आशीष बने रहेगा हमारे साथ। अनिल का रुख करते हैं और फैजाबाद लोकसभा चुनाव का एक अपडेट ले लेते हैं। जी अनिल, प्रभु राम की नगरी अयोध्या और फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र दोनों का एक वोटिंग परसेंटेज का अपडेट हमारे दर्शकों को दीजिए। देखिए, अभी 1 घंटे पहले अगर 5 बजे तक की बात करें तो केवल 58% यहाँ पे मतदान हो चुका है। और जो अयोध्या की प्रतिक्रिया रही आज के दिन भर की अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत ही सकारात्मक रही है। जिस तरह से जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने लगातार कैंपेन किया था, लोगों को जागरूक किया था जी। मतदान के लिए, उसकी यहाँ पर मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। लोग सवेरे से ही कतारबद्ध होकर, जो समय था उससे पहले ही कतारबद्ध होकर अपने प्रतीक्षा करते बारी की कि कब उनका नंबर आए और वो अपना मतदान करें। दोपहर में धूप बहुत ज्यादा थी, गर्मी बहुत ज्यादा थी, थोड़ी देर के लिए परसेंटेज थमा, लेकिन जैसे ही शीतलता शुरू हुई फिर से चुनाव जो मतदान का ग्राफ रहा वो बढ़ता गया। फिर शाम के 5 बजे तक जो ग्राफ रहा पहुंच गया 58%। अब बात करते हैं यहाँ पे जो रुझान रहा है, यहाँ पे जो सपा के बागी विधायक रहे हैं अभय सिंह, उनकी बात करें तो करीब वो सैकड़ों समर्थकों के साथ पोलिंग बूथ पहुंचते हैं जय श्री राम के नारे के साथ। उनसे जब बात किया गया तो उन्होंने बताया कि विकास के मुद्दे पर मैंने मतदान किया है, राम के लिए मतदान किया है। वो अगर बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी के बारे में उनका कहना है कि जिस तरह से अयोध्या में विकास हुआ है पिछले कुछ दिनों में, जिस तरह से अयोध्या का ग्राफ तेजी के साथ बूम किया है, उसको देखते हुए मैंने मतदान किया है। ये तस्वीरें हैं रामनगरी अयोध्या की। जी। और एक जो जानकारी मिल रही थी कुछ देर पहले वो ये थी कि समाजवादी पार्टी ने रिपोर्ट कराई है। ये कहना है समाजवादी पार्टी का कि ईवीएम खराब थी, मतदाताओं को भी डराया धमकाया जा रहा था। अयोध्या में कई चीजें तस्वीरें से निकल के आई, हालांकि ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आई हैं। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। ऐसे भी ऐसे भी कुछ तस्वीरें सामने आई जहां पर यह बताया गया कि जो अंदर वोटरों के हाथों में स्याही लगाता था उंगलियों में, वो कह रहा था कि आप साइकिल के बटन को दबाइए। ऐसी तमाम तस्वीरें सामने आई, लेकिन उसको समय रहते जिम्मेदारों ने उसको अपने कमांड में ले लिया और सुरक्षित वातावरण में मतदान पारदर्शिता के साथ संपन्न कराया। जी चलिए, ये आरोप प्रत्यारोप हैं जो कि चलते रहते हैं चुनाव में। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, आपका भी, आशीष आपका भी धन्यवाद, बजीश आपका भी धन्यवाद। और अब एक हाई प्रोफाइल सीट यानी कि अमेठी, वहां पर माजरा क्या है, वहां पर जनता क्या कह रही है, चुनावी गणित क्या कह रहा है और आज मतदान किस तरह से हुआ, इसको आप हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। आज देश में 5वें चरण का मतदान चल रहा है और मेरी मौजूदगी अमेठी में है। अमेठी पे हमेशा ही हर किसी की नजर रहती है क्योंकि यहाँ की सीट हॉट सीट मानी जाती है। इस बार यहाँ से स्मृति ईरानी वर्सेस केएल शर्मा का मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा। आखिर जनता इनके बारे में क्या सोचती है और क्या कुछ मुद्दे अमेठी के हैं जिनको ध्यान में रख के इस बार अमेठी के लोग वोट कर रहे हैं। बात करेंगे आखिर क्या कुछ मुद्दे हैं। सर, वोट कर दिया है आपने, क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रख के आज वोट? मुद्दे क्या, विकास हो रहे हैं, उसी वही मुद्दा है। और क्या है, राम मंदिर बनवाया इन्होंने, जो भी कहा वो पूरा किया है, इसलिए हम लोग स्मृति ईरानी जी को जिताएंगे भारी भारी मतों से। तो आप लोग को लग रहा है कि जो कहा था वो पूरा किया है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता ने जो कहा दिया वो पूरा किया है। अच्छा। हाँ। और अमेठी की क्या दिक्कतें जो आपको लगता है कि वो सरकार अगर नहीं आती है तो उस पर काम करे? सरकार आएगी ना कि काम भी तब भी होगा। हाँ। अच्छा। हाँ। क्या कुछ मुद्दे हैं अमेठी के आपको लगता है जिसपे काम होना चाहिए? अमेठी में भी थोड़ा सा काम का तो मुद्दा ही है, जैसे कि कुछ चीजें बची हैं वो शायद अब की 5 वर्ष में स्मृति जी पूरा कर देंगी। अच्छा, तो आपने मान लिया है कि मतलब वो आएंगी और पूरा करेंगी? विश्वास है। अच्छा, पिछले 5 सालों की अगर बात करें तो क्या कुछ बदलाव अमेठी में देखने को मिला है भारतीय जनता पार्टी या फिर स्मृति ईरानी के उसमें? काम बोलता है, एक हो तो बताएं। अमेठी का बाईपास, अमेठी नगर के बाईपास नहीं कभी नहीं बना था। अमेठी के रेलवे लाइन का दोहरीकरण, 100 बेड का मतलब हॉस्पिटल, यहाँ मेडिकल कॉलेज, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर रिकॉर्ड बुक में देखी जाए तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने काम किया है। अमेठी मृदा केंद्र, कभी भी किसानों के लिए मिट्टी का प्रशिक्षण नहीं होता था कि आप इसमें किस चीज़ की बुआई कर सकते हैं, उसका है। अमेठी में डीएम आवास का जिला बने करीब 20 साल हो गया, लेकिन डीएम आवास तक नहीं था।
अमेठी में जिला कारागार कभी नहीं बनने के वो आ रहा था, तो सारी चीज़ों का निर्माण करवाया उन्होंने। इस तरह अमेठी के विकास में उनका सहयोग था। आपके पास भी आएंगे, लेकिन सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कहा जाता था अमेठी तो गढ़ था कांग्रेस का, फिर 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया और इस बार केएल शर्मा सामने हैं, तो क्या लग रहा है कि गढ़ कहलाया जाता था, लेकिन अब आप लोग कह रहे हैं कि भाजपा का काम अच्छा लगा इस बार? क्या बिल्कुल उनका काम अच्छा नहीं लगा। कोरोना काल में कोई भी कांग्रेस का कोई भी बड़ा लीडर, अमेठी की जनता मरती रही लेकिन कभी वो देखने नहीं आए। दीदी स्मृति ईरानी, दिल्ली से ऑक्सीजन का टैंकर ही गौरीगंज मंगाया गया। किसानों को चाहे मुद्दा हो, चाहे आपकी खाद का मुद्दा हो, यहाँ पर रैक लगवाने का काम स्मृति ईरानी ने किया। किसानों की बात की, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में उन्हें एमएसपी देने का वादा किया है। वो उनको करना तो है नहीं, जिसको कुछ करना नहीं होगा वो चाहे जो बना के दे दें कि हम तो चुनाव में जैसे कहते हैं खटाखट 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 8,500 8,500 8,500 कहाँ से दे देंगे, जरा हमको यही बता दीजिए आप। तो उनको जिसको करना होगा, जैसे मोदी जी ने कहा हम धारा 370 हटाएंगे, 500 वर्षों का जो है राम मंदिर मुद्दा को समाप्त किया, राम मंदिर बनाया गया, सीए का जो है इनका हाई है। मोदी जी गारंटी हैं, जो कहते हैं उसको करते हैं, और कांग्रेस में करते कम है बोलते ज्यादा हैं। मतलब घसोसला लगा। हाँ, इनका बस वही ढकुसला है। वो अभी अब कह रहे हैं उसके बाद चले जाएंगे लंदन, कोई चले जाएगा पेरिस, यहाँ कोई दिखेगा। के मन में क्या है? सब बढ़िया है। स्मृति ईरानी दीदी आ रही हैं। 400 पार। काम अच्छा लगा? सब कुछ अच्छा लगा, जो कुछ कर रही हैं, जो बचा है वो भी करेंगी, पूरा विश्वास है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर यूपी में जिस तरीके से पहले होता था, क्या अब वो चीजें खत्म हुई हैं? बिल्कुल खत्म हुई है, बहुत ज्यादा। अब महिलाएं चाहे रात निकले, चाहे दिन निकले, चाहे जब निकले, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी बेटी 2 किलोमीटर दूर जाती है। कहाँ क्या करती है? मैं अभी स्टडी कर रही हूँ। अच्छा। बीएड। अमेठी में अगर एजुकेशन की बात करें तो क्या कुछ इंस्टीट्यूट हैं पढ़ाई को लेकर, हायर स्टडीज को लेकर, क्या कुछ काम हुआ है? हमारे अमेठी में RRPG कॉलेज है, जहाँ पर मैं स्टडी करती हूँ। वो हमारे राजा साहब का कॉलेज है और बेस्ट कॉलेज है। पूरी अच्छे से वहाँ पे पढ़ाई भी होती है। हम यहाँ पर बहुत सेफ हैं और स्मृति ईरानी जी ने यहाँ पर बहुत काम किया है। और आने वाले टाइम में बीजेपी ही, जो अभी तक वैकेंसी नहीं आई और लोग कह रहे हैं नहीं आएगी, इस बार वैकेंसी ज़रूर आएगी। बीएड की वैकेंसी आएगी ज़रूर। आपको क्या लगता है, क्योंकि उनको उम्मीद है, आपको भी क्या यही उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी से, या फिर आप बदलाव की तरफ देख रहे हैं? नहीं, एकदम उम्मीद यही है। स्मृति ईरानी जी आएंगी, अमेठी से 4 लाख पार करेंगी और मोदी की गारंटी है कि 400 पार। और जो हायर एजुकेशन की बात होती है अमेठी में नहीं है, और स्मृति ईरानी जी का ये वादा है कि इस 5 साल में वो हायर एजुकेशन की तरफ देखेंगी और हायर एजुकेशन सिस्टम अमेठी में लाया जाएगा। तो बिल्कुल उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं सरकार से, लेकिन क्या लग रहा है सर, उम्मीदें लोगों को बहुत है, आपकी किससे उम्मीद है? देखिए, जो विकास कर रहा हो, जो देश हित के लिए जरूरी हो, सबसे पहले हमारा देश और राष्ट्र हित के लिए और देश हित के लिए ये लोकसभा का चुनाव है। प्रधानमंत्री को हम चुनते हैं, जो हमारे देश की रक्षा कर सके, जो विकास कर सके, उसको ही चुन के। क्या लग रहा है कौन विकास कर सकता है, कौन सुरक्षा रख सकता है देश? मैम, एक चीज जान लीजिए कि आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। सर्वांगीण विकास जिस तरफ भी हुआ है पूरे देश के लिए, और देश का मान सम्मान केवल हमारे राष्ट्रीय स्तर पे नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जहाँ पे हम लोगों का पहुँचा है, वो केवल और केवल मोदी जी के ही नेतृत्व में पहुँचा है। उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण था कि अभी तक जो भी हमारे यहाँ से कोई भी, चाहे कैदी हो या किसी तरीके का, अभी अभिनंदन जी वाला प्रकरण हुआ तो उसके बाद अभी कतर से जो हमारे 8 सैनिक सम्मान के साथ, एक ऐसे राष्ट्र से जहाँ पे एक सुल्तान और निजाम चलता है, वहाँ से 8 सैनिकों को ससम्मान फांसी की सज़ा को विड्रा करके उनको ससम्मान अपने स्वदेश लौटाया गया है। ये केवल मोदी जी के राज्य में ही संभव था और जो उन्होंने किया। चलिए ठीक है, तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ लोग बात कर रहे थे, साफ तौर पे उन्होंने अमेठी के मुद्दे रखे हैं और आखिर जो बैटल है इस बार का अमेठी का, वो बहुत दिलचस्प होने वाला है। देखने वाली बात होगी कि आखिर इस रण में कौन विजय पाता है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ आरजू सेठ, इंडिया न्यूज, अमेठी। और चलिए, इस वक्त हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। रायबरेली सीट से शिव प्रताप यादव, फतेहपुर से अनूप और कौशाम्बी से राकेश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शिव प्रताप, मैं आपका रुख करूंगा क्योंकि इस सीट पर पूरे देश की नजरें हैं। इस बार गांधी परिवार इस सीट को बचा पाएगा या नहीं, यही चर्चा चल रही है।
एक बार वोटिंग परसेंटेज की जानकारी दीजिए और आज किस प्रकार का उत्साह इस हाई प्रोफाइल सीट पर लोगों का देखने को मिला। देखिए, जो 5 बजे तक रायबरेली जिला निर्वाचन विभाग की ओर से जारी किया वो 56 लगभग 26% रहा जी। लेकिन 1 घंटे के अंदर अब जो शाम को बड़े संख्या में वोटर आ रहे थे, तो ये माना जा रहा है कि जब फाइनल होगा तो पिछला पुराना रिकॉर्ड जो है टूटेगा और लगभग ये 60% हो जाएगा। वो तो करीब अभी 2-3 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो उत्साह इस बार रायबरेली में दिखा, यूं कहें कि 14 से फिर 19 में लगातार वोटिंग परसेंट बढ़ रहा है। इस बार बढ़ने का मतलब या तो किसी का नुकसान या किसी का फायदा होगा। तो कुल मिलाकर जो गर्मी थी, जो डिग्री 40-45 डिग्री का टेम्परेचर था, ये उम्मीद जताई जा रही कि दोपहर में नहीं निकलेंगे मतदाता। लेकिन मतदाताओं की कतार खत्म नहीं हुई रायबरेली में। अभी भी बहुत सारे जो ऐसे बूथ हैं वहां पर मतदान हो रहा है जी। अब देखिए, आप गर्मी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सियासी गर्मी मैं कहूँ अगर किसी भी लोकसभा क्षेत्र से सबसे ज्यादा है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि राहुल गांधी अपनी पारंपरिक सीट को छोड़कर रायबरेली पहुंचे हैं और फिर यहाँ पर उनकी माताजी की वो भावुक अपील सबको याद आ रही है, जिसमें वो जनता से कह रही थी कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूँ। तो क्या इस तरह की अपील कांग्रेस को जीत दिलाएगी यहाँ पर? देखिए, जो यहाँ रायबरेली और कांग्रेस जिस प्रकार की भावनात्मक बातें करती है, 100 सालों का रिश्ता बताती है। और आप ये यूं समझ लीजिए कि पिछला जब चुनाव हुआ था तो कोई नहीं था, सोनिया गांधी उस चुनाव में नहीं थी, प्रियंका गांधी देख रही थी उस चुनाव को। लेकिन आज जो वोटिंग के दिन राहुल गांधी मौजूद रहे और लगभग सभी विधानसभाओं में गए और जहां जो भी शिकायत मिलती थी वहां से वो जो है गए। तो कुल मिलाकर जब वो रायबरेली में है तो उनके जो लोग हैं, खासकर कांग्रेसी है, तो तमाम जो उनके और अन्य गठबंधन के दल हैं, वे सब उत्साहित रहे और उसका उत्साह दिख भी रहा है। और लोग जो इस प्रकार से चर्चा कर रहे हैं कि गांधी परिवार और रायबरेली का रिश्ता हर जगह बात हो रही है। हालांकि अलग बात है जब परिणाम आएंगे तो परिणाम किसके पक्ष में जाते हैं। अहम बात बने रहेगा। हमारे साथ फतेहपुर का रुख करते हैं, अनूप भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जी अनूप, एक अपडेट वोटिंग परसेंटेज का और आज किस प्रकार का उत्साह यहाँ पर देखने को मिला मतदाताओं के बीच खास तौर से? देखिए, अगर शाम 5 बजे की बात करते हैं फतेहपुर में वोटिंग परसेंटेज की, तो 54.97% फतेहपुर में मतदान हुआ है। लेकिन एक बात मैं ये जरूर कहूंगा कि फतेहपुर जिला प्रशासन ने बीते 1 माह में जितनी मेहनत किया, जागरूकता किया, यानी मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने जो मेहनत की वो आंकड़े जरूर देखने को नहीं मिले हैं। कहीं ना कहीं जो मत प्रतिशत है उसमें उतना इजाफा नहीं हो सका है। और दिन की अगर बात करें तो कई जगह से ये सूचनाएं आई मतदान शुरुआत के दौरान की ईवीएम मशीनें खराब है। निर्वाचन जो अधिकारी हैं उन्होंने उसको दुरुस्त किया। जहानाबाद में भाजपा और सपा कार्यकर्ताओं के बीच कुछ क्षण के लिए झड़प हुई। इसके बाद एडिशनल एसपी अपर निर्वाचन अधिकारी वहां पर मौके पर पहुंचे तो कई जगह ये सूचनाएं आई और प्रशासन ने बड़े सूझबूझ के साथ सभी ऐसी मामले में प्रकरणों में कुल मिलाकर के निपटारा किया और इसके बाद पूरी शांतिपूर्ण से जिले में मतदान संपन्न हुआ है। बिल्कुल कौशाम्बी लिए चलते हैं आपको। राकेश हमारे साथ बने हुए हैं। जी राकेश, कौशाम्बी का एक वोटिंग टर्नआउट का अपडेट हमारे दर्शकों को दीजिए। कौशाम्बी की बात करें तो 5 बजे तक का जो निर्वाचन आयोग की तरफ से डाटा मिला था लगभग 51% वोटिंग हुई है। उसके बाद एक परसेंटेज यहाँ वोटरों की संख्या सुबह अच्छे बड़े परसेंटेज बढ़ा था, क्योंकि सुबह वोटिंग बूथ पे हम लोग पहुंचे थे, देख रहे थे कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। लेकिन टेम्परेचर इतना हाई दोपहर का था कि दोपहर को वोटर करने वालों की लोगों की एकदम भीड़ कम हो गई थी, बूथों पर सन्नाटा पड़ गया था। लेकिन अगर शाम 3 बजे के बाद की करें तो फिर से वोटरों की संख्या बढ़ी हुई है और 5 बजे के बाद तो अभी तक बूथों पे 6 बजे तक लाइन लगी रही। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि ये लगभग जो वोटिंग परसेंटेज है बढ़कर लगभग 60 के आसपास पहुंचेगा। अभी हमारे निर्वाचन आयोग की तरफ से डाटा मिला नहीं है, लेकिन जो अनुमानित भीड़ देख के बूथों पर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगभग ये जो वोटिंग परसेंटेज है 60% के आसपास ही पहुंचेगी। ये मतलब फाइनल टर्नआउट की बात कर रहे हैं आप, जब तकरीबन 7 बजे जो हमें मिलेगा?
जी बिल्कुल, मैं फाइनल टर्नआउट की बात कर रहा हूँ। जो अब फाइनल टर्नआउट ही आना है परसेंटेज का निर्वाचन आयोग की तरफ से, जो फाइनल टर्नआउट लगभग वो 60 के आसपास ही रहने वाला है। जी 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 बिल्कुल। और एक जानकारी राकेश हमारे दर्शकों को भी दीजिए, क्योंकि ये भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कौन से प्रमुख मुद्दे इस बार छाए रहे, और आज जब जनता वोटिंग करने पहुंच रही थी तो क्या कुछ मिजाज जनता का समझ में आया? देखिए, अगर मुद्दों की बात करें तो मुद्दे तो शुरू में चले तो रोड, पानी, रोजगार, लेकिन चुनाव आते आते वोटिंग के दौरान तक मुद्दे वही पे आ गए। इलेक्शन चुनाव जो है जातिवाद पे आके ही रुक गया। लोग अपने जात के प्रत्याशी को देखते थे, या तो जो शीर्ष नेतृत्व के जाति और हिंदुत्व और मुद्दे पे आके ही चुनाव रुक गया। और जैसे अखिलेश यादव और मोदी जी पे ही चुनाव हुआ। लोकल प्रत्याशियों को लोग छोड़ दिए, अपने राष्ट्रीय नेताओं को देख के ही यहाँ का चुनाव हुआ है और वोटिंग उसकी स्तर से की गई है। मतलब यही माने कि मूलभूत मुद्दों से यहाँ पर भी चुनाव धार्मिक और जातिगत समीकरणों में आके फंस गया। चलिए कोई नहीं, बिल्कुल समझा जा सकता है कि लोकल मुद्दों को छोड़कर वोटर जो है वो राजनीतिक बड़े मुद्दों, बड़े मतलब चेहरे नेताओं को देखकर उन पर उनके या तो धर्म और जात पर आके अपने बिरादरी के प्रत्याशी को देखकर ही वोटिंग की गई है। बिल्कुल। और यही अनूप, अगर हम समझे फतेहपुर के कुछ ऐसे मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए थे, तो क्या यहाँ पर भी वैसी ही लड़ाई रही जैसी राकेश बता रहे थे? कौशाम्बी में शुरुआत में मूलभूत मुद्दों से ये चुनाव शुरू हुआ, लेकिन वापस आगे पहुंचते पहुंचते जाति और धर्म में फंस गया ये चुनाव। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौशाम्बी से जस्ट उलट यहाँ फतेहपुर का चुनाव इस बार हुआ है। फतेहपुर की जनता ने स्थानीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मतदान में भाग लिया है। और मैं यानी इंडिया न्यूज ने आज वो तमाम खबरें भी चलाई हैं जो फतेहपुर से विरोध का बुगुल मतदाताओं ने फूंका है। और कई स्थानों से वो तस्वीरें आई जहां मतदान का बहिष्कार किया गया और इसके बाद प्रशासन के तमाम अधिकारी वहां ग्रामीणों से मान मनौवल करते रहे और इसके बाद वहां मतदान शुरू हुआ। बिंदकी में प्राथमिक पाठशाला में 9 बजे तक एक मतदान नहीं हुआ, जो अहम बात है। 7 बजे मतदान शुरू हुआ, यानी 2 घंटे तक एक भी वोट नहीं डाला गया। इसके बाद फतेहपुर शहर के पास ही एक गांव है तेलियानी, वहां ग्रामीणों ने सड़क न बनने से नाराज ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। गाजीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में भी यही देखने को मिला कि सड़क और पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, तो वहां बैनर लगा करके बाकायदा मतदाताओं ने बहिष्कार किया। तो फतेहपुर की तस्वीर कौशाम्बी से थोड़ा उलट है। यहाँ के मतदाताओं ने इस बार चुनाव में जो भाग लिया है वो स्थानीय समस्याओं पर फोकस करते हुए, जो काम नहीं हुए हैं उन पर ध्यान देते हुए भाग लिया है। और अब यहाँ फतेहपुर का चुनाव बड़ा दिलचस्प है। 15 प्रत्याशी फतेहपुर के चुनाव मैदान में है और जो टक्कर देखी जा रही है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच बताई जा रही है। अब फिलहाल इन प्रत्याशियों का भाग्य जो है ईवीएम में कैद हो गया है। 4 जून को ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि फतेहपुर का सांसद कौन होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही। एक बार फिर से रायबरेली का रुख करते, शिव प्रताप भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिव प्रताप, ये बात भी आप हमारे दर्शकों को जरूर बताइए कि इस बार राहुल गांधी कितना ज्यादा एक हेडेक है राहुल गांधी के ऊपर इस लोकसभा क्षेत्र में जीत दर्ज करना। क्या पूरी तरह से यह जो राजनीतिक वातावरण है वो कांग्रेस के समदृश्य है? राहुल गांधी उस चीज को पूरी तरह से समझ पाए? जी, ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए शिव प्रताप अपना। हाँ जी, हाँ, बता दें कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने इस चुनाव में रणनीति तय की, पहले चुनाव चरण से लेकर अब तक, यानी नामांकन, जब राहुल गांधी के नामांकन तक आप देखिए, कांग्रेस ने बड़े जो सूझबूझ के साथ सारे उनके जो सिपा सलाहकार थे उनको नहीं पता था। तो इस पर ये सीट जो है खुद यानी माना जाए कि गांधी परिवार और राहुल प्रियंका की रणनीति के तहत ये रायबरेली में चुनाव लड़ा जा रहा है। उनको उम्मीद है कि यूपी में हमारी 2 सीटें कम से कम अमेठी और रायबरेली हम बचा लेंगे। तो अभी तक उनका जो उत्साह है, उनको लग रहा था अभी जब तक चुनाव हुए, आज मतदान हो गया है, जब परिणाम आएगा तो वो अंदर से सारे कांग्रेसी और स्वयं राहुल गांधी उत्साहित है। तो इससे कांग्रेस थोड़ा सा उसका मनोबल बढ़ा हुआ है
दूसरी तरफ ये जो विपक्षी दल है जो बातें करते थे कि खासकर सत्ताधारी दल की 80 में 80, लेकिन उसमें लग रहा है कि जो गांधी परिवार है रायबरेली तो बचा लेगी और उम्मीद है, अभी परिणाम अलग है, लेकिन अमेठी में भी उसकी जो रणनीति रही है वो भी शायद कामयाब ना हो जाए, ऐसी आशंका वोटर और मतदाता जो निकल के हैं वो जता रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं एक जो भावनात्मक अपील कह लीजिए या फिर उस क्षेत्र को गांधी परिवार का वर्षों से समझना, ये दोनों चीजें फायदा देगा गांधी परिवार को भी और कांग्रेस को भी। हाँ, ये पूरा बिल्कुल एक मान के चला जाए। अभी तक जहां अभी तो सारे जो ईवीएम में बंद हो गए हैं सबके, लेकिन संभावनाएं हैं, संभावनाओं पर बहुत सारी चीजें टिकी हो रहती हैं। तो अभी जो है ये कहा जा सकता है कि अभी गांधी परिवार और खासकर राहुल गांधी जिस मंसूबे को लेकर के रायबरेली आए थे वो लगभग अभी उनके हिसाब से पूरा दिखाई दे रहा है उनको। लेकिन कहीं ना कहीं शिव प्रताप, एक बहुत ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हुई थी, राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव न लड़ने को लेकर आलोचना भी हुई थी कि वो अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, कांग्रेस वहां पर जीत नहीं सकती, ये बात पहले से तय हो गई है। और रायबरेली सीट सोनिया गांधी के छोड़ने के बाद और कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए राहुल गांधी को जाना पड़ा। तो ये बातें भी इस चुनाव में बहुत चर्चा में रही। देखिए, चर्चा में रही, लेकिन सवाल यह है कि अगर स्मृति ईरानी के सामने राहुल गांधी आ जाते तो कांग्रेस कम से कम ये नहीं चाह रही थी, गांधी परिवार नहीं चाह रहा था कि राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी हो। तो राहुल गांधी यानी कांग्रेस ने ऐसे अपने खास यानी उनके घर के खास मानिए किशोरीलाल शर्मा को उतार दिया। किशोरीलाल शर्मा वहां 40 सालों से लगातार काम करते रहे, यूं कहें कि दोनों जगह से जब सरकार थी इनकी यूपीए में तो काम काज देख रहे थे, उनको भली बात सब चीज परिचित है रायबरेली और अमेठी। तो एक ये कांग्रेस की सोची समझी रणनीति रही। खास बात हम बता दें कि स्मृति ईरानी की 2 बार वो लड़ी, 2 बार प्रधानमंत्री आए उनके चुनाव प्रचार में, इस बार नहीं आए। और जिस प्रकार से खबरें आ रही है वे खबरें जो है बड़ी चौंकाने वाली हो सकती है जब परिणाम आए। चलिए, तो खबरें बहुत चौंकाने वाली हो सकती है और इंतजार हमारे दर्शकों को भी इस बात का लगातार बना रहेगा कि आखिर चुनावी नतीजे किस ओर इशारा करेंगे। बहरहाल वोटिंग परसेंटेज का टर्नआउट अब थोड़ा और समय है जब आ जाएगा हमारे पास, और हम आप लोगों से भी अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन शिव प्रताप, एक फाइनल कॉल जरूर मैं आपसे लूंगा इस अमेठी सीट से जुड़ा हुआ और रायबरेली सीट से भी, क्योंकि ये दोनों सीट ऐसा लग रहा है जैसे सिमिलर फॉर्म पे खेली जा रही है। भले ही अमेठी सीट पर गांधी परिवार नहीं लड़ रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं गांधी परिवार की पूरी नजरें या केएल शर्मा का गांधी परिवार से बेहद नजदीकी होना, वहां पर भी गांधी परिवार की साख है पूरी तरह से। जिस प्रकार से ये कैंपेन रहा और गांधी परिवार लगातार अमेठी और रायबरेली में बना रहा, और खास बात यह है कि रायबरेली और अमेठी में यूं कहा जाए समाजवादी पार्टी का गढ़ है, उनके विधायक हैं और बड़ी संख्या में, यूं कहें कि 5 में 4 विधायक रायबरेली में, उधर उनके 2-3 विधायक। तो एक ये था और साथ मिल गया उनको, साथी ऐसा मिल गया, तो वो जो उत्साह था कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच का वो सब दिखा। इस लिहाज से तो दोनों जो सीटें हैं कांग्रेस ये मान के चल रही है कि उनकी रणनीति अभी तक फिलहाल सफल बताई जा रही है। चलिए, रणनीति तो सफल है और फिलहाल अभी हमारी जो नजर है वो फाइनल वोटर टर्नआउट पर है, वो कितनी आती है। एक बार फिर से हम कौशाम्बी का रुख करते हैं, राकेश हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, अब से कितनी देर में फाइनल टर्नआउट आ जाएगा हमारे पास? देखिए, ऐसा तो जैसे 5 बजे का टर्नआउट होता है तो 5:30 आ जाता है, लेकिन जब फाइनल टर्नआउट आना होता है तो थोड़ा इसमें समय लग जाता है, इसलिए पूरे जगह से डाटा कलेक्ट करके और फाइनल टर्नआउट बनाते हैं। तो लगभग अंदाजा यही लगाया जाता है कि 7 बजे तक ही फाइनल टर्नआउट आ सकता है। बिल्कुल, तो 7 बजे तक फाइनल टर्नआउट आएगा। और क्या मान के चले हम, कितना वोटिंग परसेंटेज अभी बढ़ सकता है इसमें? आप बताया कि जैसे 5 बजे के बाद तो लाइन देखी गई और मतदाताओं की भीड़ देखी गई, उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कौशाम्बी लोकसभा में लगभग 60 के आसपास परसेंटेज की वोटिंग होगी। चलिए, ठीक है, एक बार फिर से फतेहपुर का रुख करते हैं। अनूप से भी एक फाइनल टर्नआउट को लेकर सवाल कर लेते हैं। अनूप, फाइनल टर्नआउट के हिसाब से अभी कितना वोटिंग इंक्रीज हो सकती है, एक एवरेज अगर हम बात करें तो?
देखिए फतेहपुर में जो अनुमान लगाया जा रहा है कि 60% से ऊपर मतदान हो सकता है। जब फाइनल टर्नआउट 10 से 15 मिनट बाद जो आयोग निर्वाचन के अधिकारी हैं वो जब देंगे 60% से ऊपर मतदान हो सकता है। फतेहपुर के मतदान केंद्रों में हमने सुबह से शाम तक भ्रमण किया है, अलग अलग लोगों की राय लिया है। उसमें एक चीज जरूर देखने को मिली है, मतदान प्रतिशत भले ही बहुत ज्यादा न बढ़ पाया हो यहाँ, लेकिन जो मतदाता मतदान केंद्रों में पहुंच रहे थे उनमें उत्साह देखने को मिल रहा था और सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें कतारें लगी थी। थोड़ा गर्मी जरूर थी, जो पारा, क्योंकि गर्मी का सीजन है, पारा अधिक था तो लोग दोपहर में थोड़ा घरों से नहीं निकले। शायद इसी वजह से तो मतदान प्रतिशत में जो इजाफा होना चाहिए उतना नहीं हो पाया। ये अहम बात है। एक फाइनल टर्नआउट की जानकारी शिव प्रताप आपसे भी ले लेते हैं। रायबरेली में कितना हम मान के चलें कि शाम 7 बजे तक जो आंकड़ा हमारे पास आएगा वो कितना परसेंटेज हो सकता है? अभी 56.26% है ये शाम 5 बजे तक। यह एक जो अनुमान क्या लगभग ये 60% के इर्द गिर्द हो सकता है और अभी जो हो सकता है कि 60 से ऊपर चला जाए, लेकिन 60 अभी तक ये चर्चा है, मान के चला जाए। जितने अधिकारी हैं वे सब बता रहे हैं कि आंकड़े बहुत जगह से अभी आने हैं, तो कुल मिला के 60% के आसपास ही रहने की उम्मीद है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शिव प्रताप आपका धन्यवाद, अनूप आपका भी शुक्रिया, राकेश आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये 5th फेज की वोटिंग टर्नआउट अब से थोड़ी ही देर में आपके सामने आ जाएगा और फाइनल टर्नआउट से समझा जा सकेगा कि ये चुनाव आखिर किस बेसिस पर लड़ा गया। बहरहाल वोटिंग परसेंटेज ओवरऑल जो समझ में आ रहा है वो 60 से 62% के इर्द गिर्द हो सकता है, यानी कि इसके आसपास। ये फाइनल टर्नआउट की बात है, ये घट बढ़ भी सकता है, दोनों बातें। पर ये 5वां दौर किसका है, क्योंकि इसमें कई सारे लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर वर्चस्व की लड़ाई है, जिसमें लगातार बात हो रही है अमेठी और रायबरेली की। केसरगंज सीट की भी खासी चर्चा हो रही है कि यहां पर इस बार क्या होगा। इसके साथ ही साथ लखनऊ वन ऑफ द सेफेस्ट सीट कही जा रही है इस फेज की बीजेपी के लिए, कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी ये एक सेफेस्ट सीट है। पर सवाल वही कि अमेठी और रायबरेली आखिर किस ओर जा रहे हैं? क्या ये गांधी परिवार के लिए सिक्योर रहेंगे, या यहाँ पर 2019 में जैसे अमेठी में फेरबदल हुआ था, कुछ ऐसा फेरबदल रायबरेली में भी क्या देखने को मिल सकता है? ये बड़ा सवाल रहेगा और कहीं ना कहीं इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द जनता भी अपना पूरी तरह से मन केंद्रित कर चुकी है। हालांकि नतीजे जनता 4 तारीख को ही बताएगी, क्योंकि ईवीएम में ये सारे नतीजे आज कैद हो चुके हैं।